अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 16 यानी कि लेक्चर नंबर 16 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ मौलाना अब्दुल हसनत कादरी होगा। क्योंकि ये ज़रा इंटरेस्टिंग अगेन टॉपिक है, क्योंकि हम लोग उलमाओं और सूफ़ियों के मुतालिक पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की तश्कील में, यानी कि पाकिस्तान को बनाने में जिन उलमाओं और सूफ़ियों का सबसे अहम किरदार था, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर देखना है तो शुरू से आखिर तक देखें, ताकि आपको पता हो कि जो हमारे मौलाना अब्दुल हसन कादरी साहब भी जो थे, उनका भी क्या तश्कील है पाकिस्तान में अहम काविशें थी, तो आपको आज अंदाज़ा होगा। लेकिन इस टॉपिक को कवर अप करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस यानी कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पे जो पहले अमल दरामद करने वाले उलमाओं में से जो उलमा थे, उनमें इनका नाम भी आता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो सवाल आ सकता है बोर्ड में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसमें ये आता है कि मौलाना अब्दुल हसनत कादरी के जो सबसे अहम काविश थी, जो वो फाउंडर थे जमात उल उलमाए पाकिस्तान के, ये एक ऐसा ग्रुप है सुन्नियों का जिन्होंने सबसे अहम तश्कील पाकिस्तान में किरदार अदा किया, और उसको बनाने में जो खिदमात अंजाम दी हैं वो मौलाना अब्दुल हसनत कादरी के मुतालिक है। तो इससे अकॉर्डिंग आपके पास सवाल आ जाता है, और उस सवाल के जवाब में अगर आप नोट करें तो पहला जो आपके पास सबसे अहम बात आती है कि मौलाना अब्दुल हसनत कादरी साहब जो हैं वो पैदा हुए हैं अलवार में, यानी कि हिंदुस्तान बर सग़ीर के मेन आपके राजपूत और जो उसमें सबसे अहम इलाके आते हैं जूनागढ़ के, तो उसके हिसाब से वहाँ वो पैदा हुए। और प्लस फिर पार्लियामेंट्री नॉलेज ऑफ शरीयत, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर जितनी भी शरीयत लॉज थे उनको उन्होंने पढ़ा, समझा। और मिस्टिज़म जो सबसे अहम चीज़ आती है सूफ़ियों का, क्योंकि उनके फादर सबसे अहम जो किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर सूफ़ीज़म का, वह सैयद दीदार अली शाह हैं, जिन्होंने उनसे बुनियादी तालीम हासिल की। और फिर सैयद अली शाह से उन्होंने मज़ीद उनकी उनकी शागिर्दी में उन्होंने उन चीज़ों को देखा। प्लस सबसे अहम बात कि 1926 में ही वॉज अपॉइंटेड द खिताब ऑफ मस्जिद वज़ीर ख़ान। लेकिन मस्जिद वज़ीर ख़ान के जब वो अपॉइंटेड हुए तो उनके सबसे अहम चीज़ थी, वो एक मशहूर डेटर भी थे, डिबेटर भी थे, जो आप देखते हैं ना बयान जो देते हैं उनमें, और मथानवी जो उसमें मौलाना का सबसे अहम किरदार आता है, उनमें उनको पूरी कमांड थी। प्लस लोगों को देखने के बाद जब वो कोई स्पीच करते थे, यानी कि कोई भी उनका कलाम आता था या उनकी कोई तकरीर आती थी, तो उसमें सूफिज़म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। अब ये बात समझाने वाली यहाँ पर ये होती है कि पाकिस्तान की तहरीक में मौलाना अब्दुल हसनत साहब का सबसे अहम सपोर्ट रहा, किरदार रहा। और उन्होंने ऑर्डनरी वर्कर के तौर पर मुस्लिम लीग में मार्च 1940 में शमूलियत हासिल की, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन के दौरान बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स के दरमियान मीटिंग करके इन्होंने ये बताया कि तहरीर पाकिस्तान का मतलब क्या है। क्योंकि 1945 में जब वो अपनी तकरीर दे रहे थे पाकिस्तान मीटिंग उलमा में, यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स के दरमियान, तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना के जो इतने भी आर्टिकल्स फेवर में थे पाकिस्तान के, उनको तस्लीम किया। और तस्लीम करने के बाद वाइड टूर यानी कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने गर्दिश करके पीर मनकी शरीफ के साथ और पीर जमात अली शाह के साथ इस स्पीच को, इस पूरी तकरीर को पूरा एक तरीके से उलमाओं के दरमियान और लोगों के दरमियान ये उजागर किया कि पाकिस्तान क्यों लेना चाहते हैं और उसका मकसद क्या है, और हम लोग पाकिस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात थी। फिर सबसे अहम किरदार 1946 में मौलाना अब्दुल हसन कादरी साहब के साथ उन्होंने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस बुलवाई, उसमें अटेंड भी किया। अटेंड करने के बाद इनका सबसे मेन जो मुद्दा था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिस्ट्रिक्ट करना मीटिंग्स में, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी यही फेवर था कि जितने भी कवानीन हैं वो अकॉर्डिंग टू द शरीयत बनेंगे, और शरीयत के हिसाब से जितने भी इस्लामी कवानीन को आगे तरजीह मिलेगी उसी के हिसाब से रियासत चलेगी। अब ये सारी बातें तय हो रही थी उलमाओं के दरमियान, और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने ज़्यादा मुसलमानों के दरमियान में ये बातें चल रही थी, तो आज पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी पब्लिक मीटिंग्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहीं, कामयाब रहीं।
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان بنانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوگی وہ ہوں گے اسلامی قوانین. اگر اسلامی قوانین کے اوپر ہی رد عمل نہیں کیا جائے تو پھر فائدہ کیا. کیونکہ اسی بات پر پھر ان کو اریسٹ کیا گیا, پریزن چلے گئے, جیل چلے گئے, کیونکہ ان کو یہی پتا تھا کہ جب مسلم لیگ کے لیڈرز میں سب سے اہم جماعت جو اس وقت بن کے ابھر رہی تھی وہ جماعت العلماء پاکستان تھی, جو سارے علماء نے مل کر سپورٹ کیا پاکستان کی تشکیل میں, اور یہ جماعت آج بھی موجود ہے. اور آج موجود کے حساب سے جتنے بھی جدت علماء ہیں وہ یہیں سے سرٹیفائیڈ ہو کر نکلتے ہیں. اور سرٹیفائیڈ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ساری برانچز پہ جو اسلام کی ہیں اس پہ ان کو عبور حاصل ہوتا ہے. اب عبور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے اہم چیز یہی آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جماعت العلماء پاکستان کا کانسیپٹ بڑا اہم ہے, اور اسی کانسیپٹ کے اہم ہونے کی وجہ سے ہی آج پاکستان تشکیل میں آیا ہوا ہے. لیکن کیا واقعی میں آج کے جتنے بھی پاکستان کے قوانین ہیں ان میں اسلامی شریعت کے سارے قوانین موجود تو ہیں, مگر کیا ان قوانین پر رد عمل اور عمل کروایا جا رہا ہے؟ اصل بات یہاں پر یہی آتی ہے. اور اگر یہ آتی ہے تو ان میں ان علماؤں کا کردار بھی اتنا ہی ہے جتنا اس وقت کے ہمارے رہنماؤں کا تھا, کیونکہ ان کے بغیر, علماؤں کے بغیر قوانین اسلام کے حساب سے پاکستان میں قائم رکھنا اور قائم کرنے کے بعد ان چیزوں کو عمل میں لے کر آنا ان کا بھی اتنا ہی کردار تھا جتنا ہمارے رہنماؤں کا تھا. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہو اس لیکچر کے دوران, آپ کو کوئی چیز پتہ ہو تب بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر کے ان بچوں, ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.